Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 7th Civics lesson number 5 Fundamental Rights Part 2. इस चैप्टर का हमें यहाँ पर स्टडी करना है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसका पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में देखा था। अब हमें देखना है यहाँ पर पार्ट 2। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी सम फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले पार्ट में हमने भारतीय संविधान का द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का स्टडी किया था। वी स्टडी द राइट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमने वहाँ पर स्वतंत्रता, समता और साथ साथ शोषण के विरुद्ध भी जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जानकारी ली थी। वी शैल ऑल्सो लर्न अबाउट द राइट टू फ्रीडम of religion, cultural and educational rights, and we shall get acquainted with the judicial protection available for the fundamental right. इसके साथ साथ हमने इस पार्ट में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और साथ ही मौलिक अधिकारों का जो प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। India, we know, is an important secular country in the world. We have studied it in the previous classes. तो हमने जानते हैं कि भारत जो है पूरे विश्व में ऐसे अग्रही पंथ का जो देश है। तो इस वजह से हमने पिछले ईयर्स में यानी कि पिछले कक्षाओं में इसके बारे में स्टडी किया था। बट यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट एंड इजंट इट। तो आपको इस चैप्टर में इस विषय में जो संविधान में क्या लिखा हुआ है या इसे समझने के लिए कुछ उत्सुकता आपके मन में होगी, तो उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले। इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका उल्लेख जो है स्वतंत्रता का वो इसमें आया हुआ है, और इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के बारे में जानकारी यानी कि उनके धर्म के जानकारी में मिलती है। अकॉर्डिंग टू इट, ईच इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन रीजन्स। तो इसके अनुसार भारत के हर एक नागरिक को किसी भी धर्म का उपासना करने की या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टू थिंग्स आर नॉट परमिटेड। तो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार होते हैं उनसे अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा दो विशेष बातें दी गई है जिसको अनुमति नहीं दी गई। ऐसे जो दो विशेष बातें वो कौन सी है? स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस दैट माइट बी यूज टू एनकरेज अ पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स रिलीजियस टैक्सेस। तो जिस कर का उपयोग हम विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, सरकार ऐसे कर लादा नहीं कर सकती। या संक्षेप में संविधान में धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट। तो कोई भी संस्था जो होती है, तो कोई भी जो एजुकेशनल संस्थाएं होती है उसमें रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो शिक्षा होती है वह देने के लिए वहाँ पर कंपलसरी नहीं किया जा सकता। धार्मिक सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उनमें धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वी कैन सी दैट देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल, गुड्स, फूड एंड वेज ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री। हम देखते हैं कि हमारे देश में तीज, त्यौहार, पर्व, भोजन ऐसे अलग अलग जीवन प्रणाली होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस द डिफरेंसेस इन डिफरेंट वेडिंग सेरेमनीज दैट यू अटेंडेड। हम अलग अलग वेडिंग सेरेमनीज में जाते हैं, तो विवाह समारंभ में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से वहाँ पर किया जाता है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट्स ऑफ द कल्चर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ये जो सभी चीज़ें होती है वह अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग धर्मों के वहाँ पर अनुभव हमें यहाँ पर मिलता है, उनका कल्चर होता है अलग अलग। एंड ऑल दिस थिंग्स आर द कल्चर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन टू द डिफरेंट कम्युनिटीज़ द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चरल यूनिकनेस। तो यहाँ पर हमारे देश में जो लोग होते हैं उन्हें अपने अधिकारों का
यानी कि अपनी जो अलग अलग जो भिन्नताएं रहती है, अलग अलग जो लोग रहते हैं, तो अपनी जो विशिष्टता रहती है, उनकी जो लोक समूह रहते हैं विभिन्न, उन्हें अपने संरक्षण करने का या संवर्धन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। According to this right, people are not only free to preserve their own language, script and literature, but also make effort toward their promotion. They can establish institution for the development of their language. तो इसके अनुसार अपनी भाषा या अपनी लिपि, अपना साहित्य जो है उसका संवर्धन कर ही सकते हैं वो लोग, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपने संवर्धन हेतु प्रयास करने का भी कि मतलब उसके लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं, और भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है। एंड फाइंड आउट द एंड डिस्कस, ढूंढो और चर्चा करो। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। एंड विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन इस्टेब्लिश बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मराठी लैंग्वेज, और जो कि मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र से सरकार है, उन्होंने किन संस्थाओं को गठन किया है, यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं उन्होंने ओपन की है, उसके बारे में जानकारी आपको निकालनी है। लेट्स डिस्कस। डू यू थिंक दैट ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट शुड बी डन इन मराठी इन महाराष्ट्र, व्हाट शुड बी डन टू डू सो। तो महाराष्ट्र की जो सरकार है या न्यायालय है, उनका सभी कामकाज जो रहता है वो मराठी में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपको लगता है क्या, और इसके लिए क्या करना होगा। क्योंकि हमारी जो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो हम मराठी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि ये जो महाराष्ट्र का जो कामकाज होता है वो सभी मराठी में होना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन केस ऑफ एनरोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द इंडियन सिटीजन राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडीज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो संवैधानिक और उपचार का जो अधिकार होता है, इनमें अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी को हम, इसका अर्थ ऐसा होता है कि उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हम कहते हैं। एंड दिस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ प्रोवाइडेड फॉर लीगल रेमेडीज in case people's right get violated, so it becomes a constitutional duty of the court to protect the rights of the people। और इन सभी में हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि इसका अर्थ ऐसा होता है कि यदि आपका जो अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध में हम न्यायालय में दाद मांग सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं, और संविधान द्वारा जो प्रावधान किया जाता है उसे हमें न्याय मांगने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। एंड समटाइम्स द राइट्स दैट आर गारंटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मे गेट एनक्रोच अपॉन एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज आवर राइट। तो यहाँ पर संविधान द्वारा दिए गए जो अधिकार, कोई यानी कि जो अधिकार होते हैं, अतिक्रमण हो सकता है उन अधिकारों पर, और हम अपने अधिकारों को यहाँ पर संरक्षण करने का हमें अधिकार होता है, उसके लिए हम न्याय मांग सकते हैं। And the court considered our complaint, investigates and it, and in case it is convinced that right, तो ये जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, उसे हमारा जो अधिकार होता है उससे शिकायत हम कर सकते हो न्यायालय को, इस पर विचार करने की, यानी न्यायालय में यहाँ पर इस पर विचार किया जा सकता है, और उसकी जांच पड़ताल भी करता है न्यायालय। और have indeed been infringed upon, and injustice has been done to the aggrieved individual, the court gives appropriate verdicts। तो न्यायालय में हम अगर अपनी दाद मांगते हैं या न्याय मांगते हैं तो उसकी जांच पड़ताल के बाद सचमुच का अधिकार हनन हुआ है, ऐसा अगर वहाँ पर संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है, ऐसा अगर न्यायालय का अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय वहाँ पर करते हैं। सम इंस्टेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट, तो यहाँ पर कुछ अधिकार के हनन के अन्य प्रकार होते हैं, जैसे कि अरेस्टिंग अ इंडिविजुअल विदाउट रीज़न, कोई भी विदाउट रीज़न के यानी कि किसी व्यक्ति को बंदी नहीं किया जा सकता। एंड प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लिविंग अ विलेज और अ टाउन विदाउट गिविंग अ वैलिड रीज़न, कोई भी व्यक्ति को उचित कारण के अभाव क्यों, यानी कि कोई भी अगर कारण नहीं होता है तो उनका गांव या उनका शहर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एंड रेफ्यूजिंग फूड, वाटर और मेडिसिन
टू जेल इमेट्स। तो यहाँ पर कारागार या बंदी जो कैदी रहते हैं उनका जो भोजन रहता है तथा औषधि रहते हैं उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। राइट एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश जो है उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड कोर्ट्स हैव पावर्स टू इशू वेरियस काइंड्स ऑफ द writs टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स। तो यहाँ पर नागरिकों को दिए गए अधिकारों का जो रक्षा करने का हेतु न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। हेबेस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण उसे हम कहते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहाँ पर अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से अगर बंदी करा गया, इसे को जेल में अगर डाला गया तो उसे स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना, ये इसका यूज़ किया जा सकता है इस लॉ का। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर मैंडामस, मतलब कि द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स। तो यहाँ पर परमादेश कहते हैं कि जो कोर्ट का आदेश होता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट यानी कि कौन सा भी कोर्ट होता है कमांडिंग द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कमांड किया जा सकता है उस पर। परफॉर्म एन एक्शन दैट इज़ इट्स ड्यूटी टू परफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो लोगों को हित को यहाँ पर कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला ये आदेश होता है, न्यायालयीन आदेश जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जैसे कि निषेधात्मक जो आदेश रहते हैं। टू प्रिवेंट सब ऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। तो निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने से यहाँ पर आदेश देते हैं। या को वारंटो, तो इसे हम कहते हैं कि को वारंटो। स्पष्टीकरण मांगने वाला अधिकार होता है को वारंटो, जिसे हम कहते हैं 4 नंबर का। टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। तो यहाँ पर किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का यह न्यायालयीन अधिकार होता है। इस तरह से कुछ अधिकार हमने देखे। नेक्स्ट है 5 नंबर सर्टियोरी, मतलब कि टू ऑर्डर टू रिमूवल ऑफ लॉ सूट फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अ सुपीरियर कोर्ट। तो यहाँ पर कुछ लॉज होते हैं या कुछ ऑर्डर्स होते हैं तो उसे निकालने का भी आदेश यहाँ पर दिया जाता है। इज द रिएक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल राइट और रॉन्ग। सरकारी अधिकारी का जो व्यवहार रहता है यह उचित है या अथवा अनुचित है, इसके बारे में जानकारी हम किस तरह से ले सकते हैं। एन ऑफिसर टेल्स अ वुमेन who present all documents for getting the benefits of a scheme for distributes and to you don't look like a dispute and refuses her to the benefits of the scheme। तो यहाँ पर निराधार के लिए बनाई गई जो योजना रहती है उसमें अगर कोई महिला पूरे तरीके से यहाँ पर कागज पत्र यानी कि जो दस्तावेज रहते हैं वो अधिकारी को देती है, उस समय अधिकारी ने यह कहकर उन्हें ऐसा कहा कि निराधार नहीं लगती, उस महिला को लाभ प्रदान करने से अगर नकार दे दिया तो इस समय क्या हम यहाँ पर अधिकारी का यह जो व्यवहार है वो उचित है या अनुचित है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इन दिस इंस्टेंट डू यू थिंक द वुमेन्स राइट हैज़ बीन इनफ्रिंज्ड। तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर जो महिला है उसके साथ अन्याय हो रहा है। एंड वेयर शुड शी गो टू गेट रिड्रेसल, और उसके बारे में और न्याय कहाँ पर मांग सकती है। या आप बता सकते हैं कि ये जो महिला है वो न्याय मांगने के लिए न्यायालय में जा सकती है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है जो कि न्यायालय का रहता है इनसाइड अ कोर्ट। कोर्ट में किस तरह से वकील जज रहते हैं और अपना कहना वहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स आर द प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, सिटीजन्स आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट, दे कैन फुलफिल देयर रोल्स एज अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स। तो यहाँ पर अधिकार का जो हनन होता है तो उसके संबंधी में हम यहाँ पर न्याय मांग सकते हैं। हमें अगर कोई लगता है कि ये जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी है हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं
And while considering fundamental right, we also need to remember our duties. In the next chapter, we shall study our fundamental duty. तो इसके साथ साथ जो हमारे अधिकार है तो उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं देश के प्रति। तो ये जो कर्तव्य है, हमारे जो ड्यूटीज़ है, उस जानने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में उसका स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड